भारतीय नौसेना खुद को हिंद महासागर का रक्षक कहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यही शब्द सिर्फ 5 महीने पहले विशाखापट्टनम में नौसैनिक अधिकारियों की तालियों के बीच कहे थे। लेकिन 4 मार्च 2026 को एक ईरानी युद्धपोत जो अभी अभी भारतीय नौसेना का मेहमान बनकर गया था, उसे अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से डुबो दिया। श्रीलंका के दक्षिणी तट से मात्र 44 नॉटिकल मील दूर कम से कम 87 नाविकों की लाशें समुद्र से निकाली गई और भारत ने कुछ नहीं कहा। आधिकारिक तौर पे कोई बयान भारत की तरफ से नहीं आया, न ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया। आज हम वो सवाल पूछेंगे जो करोड़ों भारतीय और पूरी दुनिया पूछ रही है। भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा है? असल में हुआ क्या है, ये पूरा मामला समझते हैं। आइरिस डेना, ईरान का युद्धपोत, भारत के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज मिलन 2026 में हिस्सा लेने आया था। यह अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 15 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद यूनाइटेड थ्रू ओशंस थीम पर इसका उद्घाटन किया। भारत के इस अभ्यास के नियमों के अनुसार कोई भी जहाज हथियार या गोला बारूद लेकर नहीं आ सकता, यानी आइरिस डेना निहत्था था। ईरान के राजदूत ने खुद कहा वो जहाज भारत का मेहमान था। अभ्यास खत्म होने के बाद जहाज वापस ईरान की तरफ रवाना हुआ, श्रीलंका के नीचे से अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में प्रवेश किया और फिर 4 मार्च को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने खुद कंफर्म किया। हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जो सोच रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय पानी में सुरक्षित है। उसे टॉर्पीडो से शांत मौन दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने किसी सतह पर तैरते जहाज पर हमला किया था, और यह हमला हुआ भारत के अपने पड़ोस में। 30 दिन की तेल छूट, तोहफा या पट्टा। इस हमले के ठीक एक दिन बाद अमेरिका ने एक एहसान किया। पहले अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया था, और फिर जब ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में तेल संकट आया, अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अनुमति दे दी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत अमेरिका का जरूरी साझेदार है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत अमेरिका तेल की खरीद बढ़ाएगा। यह अस्थायी छूट उस दबाव को कम करेगी जो ईरान ने वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाकर पैदा किया है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बारीकियां देखिए। यह छूट सिर्फ उस रूसी तेल पर है जो 5 मार्च से पहले जहाज़ों पर लोड हो चुका था। 4 अप्रैल को यह छूट खत्म हो जाएगी। नई खरीद पर यह लागू नहीं होती। यह कोई दीर्घकालिक समझौता नहीं, यह अमेरिका का 30 दिन का झुंझुना है, एक ऐसे देश के सामने जो तेल के लिए तरस रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे शब्दों में कहा, अमेरिका का यह कहना कि वो हमें 30 दिन के लिए तेल खरीदने के लिए अनुमति दे रहा है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि मोदी सरकार लगातार अपनी कूटनीतिक जमीन खो रही है। तो सवाल यही है, क्या भारत चुप है क्योंकि उसे इनाम मिल रहा है, या चुप है क्योंकि वो फंसा हुआ है? भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा? असली कारण साफ बात करते हैं। भारत की चुप्पी कोई गलती नहीं है, यह एक सोचा समझा फैसला है। दबावों, निर्भरताओं और हिसाब किताब का जाल जिससे दिल्ली आसानी से नहीं निकल सकती। ऊर्जा की मजबूती, भारत का 40% से ज़्यादा तेल होर्मुज जल मध्य से आता है। एलपीजी और एलएनजी की स्थिति और भी बुरी है। भारत के पास अभी करीब 10 करोड़ बैरल का भंडार है, यानी करीब 45 दिन का। लेकिन अगर यह संकट 3-4 हफ्ते से ज़्यादा चला तो हालात गंभीर हो जाएंगे। इस वक्त अमेरिका को नाराज़ करने की कीमत भारत नहीं चुका सकता। मोदी नेतन्याहू रिश्ता, प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी इजराइल से लौटे थे। वहाँ उन्होंने इजराइल संसद के नेसेट में कहा था, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ, इस वक्त में और आगे भी। ईरान पर हुए हमलों की भारत ने खुलकर निंदा नहीं की, बस इतना कहा सभी पक्ष बातचीत करें। ईरान और अमेरिका कॉम कासा और लेमोआ जैसे सैन्य समझौतों के तहत समुद्री डेटा साझा करते हैं। अगर आइरिस डेना के पास कोई हथियार नहीं था, जैसे मिलान के नियम कहते हैं, तो यह हमला युद्ध नहीं, एक पूर्व नियोजित हत्या लगती है। क्या भारत के अपने रक्षा डेटा ने आइरिस डेना को ट्रैक करने में मदद की? भारतीय अधिकारियों ने इससे इनकार किया है, लेकिन दिल्ली की चुप्पी इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन बना देती है। कारण, टैरिफ का दबाव, आर्थिक लीवर। अमेरिका ने पहले भारत के निर्यात पर 25% टैरिफ लगाया। रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर भारत आर्थिक रूप से दबाव में है। इस समय अमेरिका को चुनौती देने का मतलब होगा व्यापार में नुकसान, तकनीकी पहुंच में कटौती, रक्षा साझेदारी में दरार। चीन का भी डर है इसमें। भारत की रणनीति हमेशा सिर्फ मौजूदा संकट तक सीमित नहीं होती, हर कदम चीन के सामने भी तौला जाता है। अमेरिका के साथ दोस्ती भारत को उत्तरी सीमाओं पर चीन से निपटने के लिए चाहिए। ईरानी जहाज के मुद्दे पर वाशिंगटन से टकराने का मतलब उस गठबंधन को कमजोर करना जो भारत को बीजिंग के खिलाफ मजबूत करता है। चुप्पी की कीमत, लेकिन चुप्पी भी मुफ्त नहीं होती। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना भारत के लिए एक रणनीतिक शर्मिंदगी है। हिंद महासागर में भारत की विश्वसनीयता कमजोर हुई है।
एक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ने कहा कि आयरिश टेना का डूबना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है। शायद यह परीक्षा भारत पहले ही हार चुका है, क्योंकि उसकी बेबसी सबके सामने आ गई है। भारत खुद को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहलाता है, लेकिन उसी के समुद्र में उसी के मेहमान को डुबो दिया गया और भारत ने कहा अब वो हमारे मेहमान नहीं थे, अभ्यास खत्म हो चुका था। यह एक कूटनीतिक विनाश है। ईरान देख रहा है कि ईरान के राजदूत ने बताया कि भारत की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, कोई संदेश नहीं दिया गया। भारत को क्या करना चाहिए था? भारत की स्थिति सच में मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर की। मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। ये इशारे सही थे, लेकिन काफ़ी नहीं। जब 87 नाविक उस समुद्र के में मारे गए जिसे भारत अपना कहता है, तो इशारे नहीं, आवाज़ चाहिए। भारत को कहना चाहिए था हिंद महासागर किसी के युद्ध का मैदान नहीं है। भारत की जानकारी के बिना इस जल सीमाओं में कोई भी सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य है। हम सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की मांग करते हैं। यह कोई क्रांतिकारी बयान नहीं है। यही बात हिंद महासागर का असली रक्षक कहता। भारत अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी निर्भरताओं के बीच फंसा है। वो वैश्विक शक्ति बनना चाहता है। वो खुद को हिंद महासागर का रक्षक कहता है, लेकिन अपने ही मेहमान जहाज को नहीं बचा सकता। वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता का नारा लगता है, लेकिन उसकी चुप्पी रणनीतिक समर्पण की भाषा बोलती है। आयरिश टेना अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में डूबा, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ डूबी, अपने पड़ोस में अपनी आवाज़ में बोलने का भारत का दावा। क्या भारत वो आवाज़ फिर खोज पाएगा, या वो अपनी निर्भरताओं के बोझ तले हमेशा के लिए खो देगा? यही सवाल अगले दशक की भारतीय विदेश नीति को परिभाषित करेगा।